बेसुध हालत में एक लड़की जिसने अपने आधे हिस्से पे कपड़े पहने हुए थे और उसके आधे हिस्से पर कपड़े नहीं थे। वो लड़की लगभग 6.5 किलोमीटर का सफर 1 घंटा 40 मिनट तक तय करती रहती है, चलती चली जाती है। ये दिल्ली का वो क्षेत्र था जहां से हर वक्त हजारों लोग यूं ही गुजर जाते हैं। पुलिस भी तैनात रहती है, तमाम कैमरे देखते रहते हैं, लेकिन इतने देर के इस सफर के अंदर उस लड़की को ना किसी कैमरे ने देखा, ना किसी पुलिस वाले ने देखा और ना ही किसी राहगीर ने देखा। लेकिन एक राहगीर, एक भला मानुस उस लड़की को देख लेता है। तब देख लेता है जब वो सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तब पता चलता है कि तो इसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। अब इस बात की गूंज पुलिस में पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस इस मामले को बिल्कुल दबा लेती है, शांत कर लेती है। इसमें एक महिला ऑफिसर होती हैं, महिला ऑफिसर एसीपी ऐश्वर्या सिंह। जैसे ही उनकी नजर इस केस पर पड़ती है, वो कसम खाती हैं कि जब तक उन अपराधियों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देंगी, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगी। एक टीम भी गठित करती हैं और टीम से कहती हैं यदि किसी को आराम करना है या किसी को खाना है तो वो जा सकता है। टीम में वही रहेगा जिसे आराम की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है, न केवल पूरी दिल्ली में बल्कि जहां जहां तक इस घटनाक्रम की गूंज फैलती है वहां वहां तक लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यह घटना निर्भया कांड की याद दिलाती है, वो निर्भया कांड जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के काले खां का एक इलाका होता है, फुटपाथ का वो किनारा था। 11 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 3:15 के आसपास का वाकया था। नौसेना का एक अधिकारी निकला हुआ जा रहा था, तब उसकी नजर फुटपाथ पर पड़ी हुई एक लड़की पर दी जाती है। उस लड़की के तन पर आधे कपड़े थे और आधे से ज्यादा हिस्से में कपड़े थे ही नहीं। उन्होंने जब बहुत करीब जाकर उस लड़की को देखा तो उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लड बह रहा था। वो सोच लेते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। तुरंत ही पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करते हैं। कंट्रोल रूम को फोन करने के बाद पुलिस मौके पर आती है और जैसे ही पुलिस मौके पर आती है उस लड़की को लेकर सीधा एम्स में पहुंच जाते हैं। एम्स में जब उस लड़की को भर्ती कराया जाता है, डॉक्टर लोग जब उसका उपचार करते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो लड़की बेसुध थी, वो बोलने की स्थिति में थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग पर कोई भारी असर पहुंचा हो। जाहिर सी बात है, जब डॉक्टरों ने बोला तो कोई भी समझ जाएगा कि हाँ, भारी असर क्यों रहा होगा। दरअसल उसके साथ बार बार बलात्कार किया गया था, सामूहिक बलात्कार किया गया था। कौन था वो, किसने किया था, अभी सवाल कैसे तलाश करें, कैसे ढूंढें, बस यही पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। पुलिस आखिरकार करे तो क्या करे। जब उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, वो लड़की बेसुध थी, बोलने की स्थिति में नहीं थी, मानसिक रूप से लग रहा था पूरी तरह से बीमार हो चुकी है। लेकिन जब कुछ बोल नहीं रही है, डॉक्टर उसका उपचार शुरू कर देते हैं। डॉक्टर फिर से एक बार बात कहते हैं कि यदि वो नौसेना का अधिकारी इस लड़की को नहीं देखता और उसे वक्त पर इसे हॉस्पिटल ना लेके आते तो शायद ये मर जाती, ये बच नहीं पाती, क्योंकि इसका जो ब्लड था प्राइवेट पार्ट से भारी मात्रा में बह चुका था। अब जब दिन पर दिन बीत रहे थे, पुलिस वाले परेशान हो रहे थे। एसीपी ऐश्वर्या सिंह अब इस मामले की अगुवाई कर रही थी, पड़ताल कर रही थी। वो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि करें तो कहां से शुरुआत करें इस घटना की, कैसे पता चले कि हुआ क्या है, कहां हुआ है, कौन है वो जिन्होंने इसके साथ इतना गंदा और घिनौना कृत्य किया है। तभी एक आइडिया आता है और इसी आइडिया के बीच में एक महिला सिपाही होती है। उस महिला सिपाही को सादा वर्दी में उस जगह पर भेजा जाता है। ऐसे बात कर रही थी जैसे कि सोशल वर्कर हो, ऐसे बात कर रही थी जैसे कि कितनी हमदर्द हो। उस लड़की ने उसके साथ जाकर, जिसके साथ गलत और गंदा घिनौना कृत्य हुआ था, उसके पास जाना, उसके साथ बातचीत करना, उसको खाने का सामान देना, उसकी छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखना। अब वो लड़की जो थी, जो बेसुध थी, जिसके दिमाग काम नहीं कर रहा था, उस लड़की को वो अपना हमदर्द समझने लगती है। और जैसे ही उसको अपना हमदर्द समझने लगती है, दोस्त समझने लगती है, तब वो जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी फरियाद सुनने वाला कोई आ गया है। अब उस महिला सिपाही के सामने इस लड़की ने, जो कई दिनों से उसका इलाज चल रहा था, जिसके दिमाग का इलाज चल रहा है, जिसके शरीर का इलाज चल रहा था, उसने अब बोलना शुरू किया। उसने बताया कि वो उड़ीसा की रहने वाली है और उड़ीसा में उसने MSW यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क MA में इसने कोर्स किया है। ये कोर्स जो समाज सेवा के लिए कोर्स करते हैं MSW, उस कोर्स को करने के बाद उसने नर्सिंग का कोर्स किया। और इसी बीच में उसके एक दोस्त से बात होती है। दोस्त उसका दिल्ली में रहता था। दिल्ली वाले दोस्त कहता है कि अगर आपको अच्छा करियर बनाना है, आपको कुछ आगे बढ़कर कुछ करना है, तो आप ओडिशा को छोड़कर आप यहाँ दिल्ली आ जाइए। यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर बहुत सारा काम किया जा सकता है। लड़की होनहार, होशियार। अब उसने जो कोर्स किया है उसी के हिसाब से, नर्सिंग कोर्स हो या MSW हो, तो उसने उस कोर्स के हिसाब से गरीब बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया, साथ ही गरीब महिलाओं की मदद करना शुरू कर दिया, ऐसे असहाय लोगों की मदद करना शुरू कर दिया जैसे क्या मदर टेरेसा किया करती थी। इसी तरह से उसकी जिंदगी आगे चल रही थी। लेकिन जिस दोस्त ने इस लड़की को दिल्ली बुलाया था, जिस दोस्त ने कहा था कि तुम दिल्ली आना, तुम्हारी मदद होगी, यहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यहां पर तुम बहुत सारा काम कर सकती हैं, वही लड़की उस लड़के को बोझ लेने लगती है। उसे लग रहा था कि जैसे कि पता नहीं वो उसी के लिए जो कमाया हुआ है खाती है, उसी के यहाँ रहती है, करे तो क्या करे। अब उससे वो थोड़ा दूर हटने लगता है।
अब इस लड़की को लगता है कि ये यहाँ पर रहेगी तो शायद सही नहीं है, इसलिए उसने अपने दोस्त की उस जगह को छोड़ा और वो किशनगढ़ के इलाके में पहुंच जाती है। वहां पर ननों के साथ रहना शुरू कर देती है। नन भी समाज सेवा करती थी, गरीबों की मदद करती थी, असहायों की मदद करती थी, लेकिन यहां रहते रहते उस लड़की का जो मानसिक संतुलन था वो कुछ बिगड़ने लगता है। अच्छी खासी पढ़ी लिखी, नर्सिंग का कोर्स, MSW का कोर्स उसने किया हुआ था, उड़ीसा से दिल्ली अपना करियर बनाने के लिए आई थी, और अचानक ही उसका मानसिक तबीयत कुछ ज्यादा खराब रहने लगती है, तो वो अचानक से यहां से निकल जाती है, चली जाती है। जुलाई 2024 में किशनगढ़ का वो इलाका छोड़ देती है और नन इस बात की शिकायत करती हैं जाकर थाने में कि हमारे यहाँ पर एक लड़की रहती थी, वो अचानक से चली गई है। अब लड़की ने नया ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया, जैसे कि बस स्टॉप, जैसे कि ओवरब्रिज, जैसे कि रेलवे स्टेशन या ओवरब्रिज के किनारे जो फुटपाथ होते हैं वहां पर इस तरह से रहती चली जाती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि दिल्ली सेफ नहीं है, दिल्ली में कुछ भी हो सकता है। और 10-11 अक्टूबर 2024 की वो रात होती है, रात के लगभग 9 बजे के आसपास का वाक्य था। जब ये लड़की ITO राजघाट के पास थी, तभी रात के लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। 2 व्यक्ति आते हैं, एक का नाम प्रमोद उर्फ बाबू होता है, जो कि दिल्ली के नरेला में अस्थायी रूप से रह रहा था, लेकिन स्थायी रूप से अमरतर अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। शमशुल उर्फ राजू, जो कि गांधीनगर दिल्ली में अस्थायी रूप से रह रहा था, और वैसे मूलतः रहने वाला बकरी सलोना बेगूसराय बिहार का रहने वाला होता है। इन दोनों की नजर पड़ती है। शमशुल जो होता है वो दोनों पैरों से विकलांग होता है, यानी कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, हाथ की भी हालत ऐसे ही थी। दूसरा जो प्रमोद होता है वो भी राक्षस से कोई कम नहीं था। इस लड़की को अपने साथ लेके जाते हैं सुनसान झाड़ियों के पास, जहां मेट्रो स्टेशन है उसी के पास कुछ झाड़ियां थी, उन झाड़ियों के पास लेके जाते हैं। दोनों उसके साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हैं। लड़की विरोध करने की स्थिति में इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके मानसिक जो आघात पहुंचा था, किसी बात को लेकर वो परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार क्या है। दोनों मिलकर उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य करते रहते हैं। मन भर जाता है। उसके बाद इन दोनों पर, इस लड़की पर नजर पड़ती है एक ऑटो वाले की। ऑटो वाला DL1RAA 9327 प्रभु महतो का ये ऑटो होता है, जो कि कोटला मुबारकपुर दिल्ली का रहने वाला होता है अस्थायी रूप से, लेकिन स्थायी रूप से मोतिहारी गया घाट बिहार का रहने वाला होता है। उसने जब इन तीनों को देखा, तीनों को देखने के बाद उस लड़की को अपने ऑटो में बिठाता है। साथ जो उसके वो दरिंदे जो थे, एक का नाम प्रमोद, दूसरे का नाम शमशुल, उनको भी ऑटो में बिठाता है। ऑटो में बिठाने के बाद इनको यहां से रिंग रोड फिरोज शाह कोटला की तरफ लेके जाता है। वहां पर किला होता है, किला के पीछे जो सर्विस मार्ग होता है उसके पास ले जाकर फिर से बलात्कार करते हैं, और तीनों मिलकर उसके साथ तब तक ये गंदा घिनौना कृत्य करते रहते हैं जब तक क्या उनका मन नहीं बढ़ जाता। इसके बाद वो अचानक अपने अपनी जगह पर निकल जाते हैं। लड़की वहां रह जाती है। अब वो लड़की को जब होश आता है तब रिंग रोड से वो आश्रम की तरफ चलती है, और चलते चलते वो लगभग सराय काली कहां तक पहुंच जाती है। 6.1 किलोमीटर अगर पैदल कोई इस रास्ते को सफर तय करता है और धीरे धीरे चलता है तो कम से कम 2 घंटे में पहुंचेगा। यानी कि 3:15 पर उस लड़की पर एक नजर पहुंचती है। वो भी जब बैठी हुई थी सर्विस रोड के किनारे, नजर पहुंचती है एक नौसेना के अधिकारी की। नौसेना के अधिकारी ने उसे देखा, उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस इसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में जब बातचीत नहीं हो पाती है तब एक महिला सिपाही बातचीत करती है और पूरी कहानी उससे समझती है। अब ऐसी स्थिति में 10 टीमें बनाई जाती हैं। ACP ऐश्वर्या सिंह के नेतृत्व में 10 टीमें बनती हैं, और ये कहा जाता है कि जिस किसी को भूख लगती है, जिस किसी को काम नहीं करना, वो टीम का हिस्सा ना बने। बस यहां पर इस लड़की को इंसाफ दिलाना है और वही इस टीम का हिस्सा बनेगा। टीम ने काम करना शुरू कर दिया, और काम करने के बाद लगभग 700 कैमरे देखे जाते हैं। 150 ये ऑटो वालों को पकड़ा जाता है, क्योंकि ऑटो की लीड तो मिली चुकी थी, साथ ही लीड मिली थी एक विकलांग लड़के की, जो शमशुल विकलांग होता है। अब पुलिस ने अपना काम किया। 21 दिन लगे पुलिस को, लेकिन 21 दिन में पुलिस आखिरकार उन दरिंदों तक पहुंच जाती है। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेजा जाता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जैसे निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी, ये दरिंदगी जो हुई है उड़ीसा की इस लड़की के साथ, वो कम नहीं है। उड़ीसा तक बात जब पहुंचती है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री दिल्ली की सरकार से, दिल्ली की पुलिस से बातचीत करते हैं और इस मामले में उचित कदम उठाने की मांग करते हैं। दोस्तों, निर्भया के जो दोषी होते हैं उनको तो फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन इस लड़की के साथ निर्भया जैसा कोई कम अपराध नहीं हुआ है। देखने वाली बात यह है, क्या यह अपराधी फांसी के फंदे पर चढ़ेंगे या फिर वैसे ही कोर्ट कचहरी के चक्कर कटते कटते ये लड़की अपने मजबूर होकर अपने चली जाएगी, और जो अपराधी होंगे कुछ दिन के बाद छूट जाएंगे। क्या ऐसा ही होगा, या फिर निर्भया के दोषियों की तरह इनको भी फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा? हम अपनी इस कहानी के माध्यम से अधिकारियों से यही अपील करेंगे कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और इन आरोपियों को कम से कम समय में फांसी के फंदे पर चढ़ाकर वैसी ही मिसाल पेश की जाए जैसे क्या निर्भया के दोषियों के साथ हुआ था। दोस्तों, आज इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और साथ ही जैसा उस नौसेना के अधिकारी ने किया है, वो भी सैल्यूट के हकदार हैं। साथ ही ACP ऐश्वर्या सिंह भी सैल्यूट के हकदार हैं। जो भी कोई
किसी भी जो मेरी कहानी सुन रहा है, उस सुनने वाले अधिकारी को अगर किसी व्यक्ति को वो अधिकारी मिलती हैं तो उनको सैल्यूट जरूर करे। जाते जाते गुरप्रीत सिंह है, हरियाणा के रहने वाले हैं, समीर आजमगढ़ से हैं, आज साथ ही नानपारा के रहने वाले हैं शाह आलम अजहरी, आज इनके जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही मुरादाबाद के हैं मोहम्मद तैयब, आज इनकी शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रूबी कुमारी, सौभाग्य पांडे, जाकिर खान, उत्तम गौतम, शाजिया खातून, मोहम्मद नदीम कादरी, अशरफ अली, मोहम्मद अजमल, हमजा अंसारी, आकाश विश्वकर्मा, इरशाद आलम, मोहम्मद अकील, उदय यादव, अनंत पांडे, आयशा खान, सहराना खान, सलीम अहमद, डॉक्टर हारून भाटी, वीरेंद्र निषाद, विशाल पटेल। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।